जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टेक पर। जय हिंद। और आज हम बहुत ही एक जबरदस्त विषय पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल, आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का एक बेहद महत्वपूर्ण और एकदम स्कोरिंग टॉपिक, वाच्य और निपात। हाँ, और जो लोग यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल या ऐसी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये चर्चा एकदम गेम चेंजर साबित होने वाली है। एकदम सही कहा आपने, क्योंकि आज हम कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं करेंगे। हम सीखेंगे सिर्फ 2 सवालों वाली ट्रिक, मतलब क्या और किसको। हाँ, जिससे आप सकर्मक और अकर्मक क्रिया को ना बस 3 सेकंड में पहचान लेंगे। 3 सेकंड? सुनने में जादू लगता है। और इसके बाद हम समझेंगे वाच्य के वो 3 अचूक फॉर्मूले, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, वो भी ऐसे तरीके से कि आप परीक्षा में किसी भी सवाल को तुरंत इंस्टेंटली सॉल्व कर पाएं। और वीडियो के अंत में हम कवर करेंगे निपात, एक बहुत ही छोटा सा लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला टॉपिक, जिससे आपके मार्क्स सीधे बूस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल, इसलिए इस चर्चा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स, क्लियर कॉन्सेप्ट्स और वो 3 सेकंड वाला सॉल्विंग मेथड मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये पढ़ाई पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वाच्य और निपात का ये पूरा खेल बहुत ही आसान ट्रिक्स के साथ। तो कल्पना कीजिए आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं, घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है और सामने स्क्रीन पर एक वाक्य आता है, मुझसे किताब पढ़ी नहीं जाती। अरे हाँ, ये तो बहुत ही क्लासिक सवाल है ना? 90% लोग इसमें नहीं शब्द देखते हैं और तुरंत भाववाच्य वाले ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बस काम हो गया। और असल में वहीं पर उनका 1 नंबर कट जाता है, और तो और वो नेगेटिव मार्किंग का शिकार भी हो जाते हैं। बिल्कुल, व्याकरण की इस रटी रटाई दुनिया में ये सबसे आम धोखा है। मतलब लोग बस नियम रट लेते हैं। देखिए, इस तरह के धोखे ना हर प्रतियोगी परीक्षा में रचे जाते हैं, खासकर जब बात यूपी पुलिस या यूपी लेखपाल की हो। वहां एक एक अंक से हजारों बच्चों की रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। एकदम सही बात है। लोगों की ये धारणा बन गई है कि हिंदी व्याकरण तो बस अपवादों की भूल भुलैया है, इसे सिर्फ रटा जा सकता है, जबकि असलियत इसके बिल्कुल उलट है। मतलब इसमें भी लॉजिक है? पूरा का पूरा लॉजिक है। व्याकरण पूरी तरह से गणितीय तर्कों पर चलता है। तो आज हमारा मिशन इसी गणित को सुलझाना है। आज हम नियमों को रटेंगे नहीं, बल्कि एक ऐसा 3 सेकंड का जादुई फॉर्मूला सीखेंगे कि सवाल देखते ही जवाब खुद सामने आ जाएगा। हाँ, 3 सेकंड का तरीका सुनने में चमत्कार लग सकता है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी भाषाई संरचना है। प्रतियोगी परीक्षाओं में समय बचाना ही सबसे बड़ी कला है। बिल्कुल, अगर 30 सेकंड का सवाल 3 सेकंड में हो जाए तो वो बचा हुआ समय हम गणित या रीजनिंग के कठिन सवालों में लगा सकते हैं। यही वो रणनीति है जो सिलेक्शन पक्का करती है। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। चलिए, तो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इस पूरे खेल की जो मास्टर चाबी है वो असल में वाच्य के पास है ही नहीं। एकदम सही। अगर आपको वाच्य समझना है तो सीधे वाच्य से शुरुआत करना सबसे बड़ी गलती होगी। तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले आपको क्रिया के भेद को समझना होगा। क्रिया के बिना वाच्य के सवाल हल करना मतलब बिना नींव के छत ढालने की कोशिश करना है। अरे वाह, क्रिया ही वो धुरी है जिस पर वाक्य का पूरा ढांचा घूमता है, राइट? बिल्कुल। वाच्य के सूत्र रटने से पहले ये पहचानना बहुत जरूरी है कि वाक्य में मौजूद क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। और यहीं पर एक बहुत ही शानदार एनालॉजी काम आती है। जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो इसे बहुत आसानी से समझेंगे। ये किसी पुलिस जासूस की पूछताछ की तरह है। जासूस की पूछताछ मतलब कैसे? मान लीजिए क्रिया एक संदिग्ध है, एक सस्पेक्ट है। हमें उस क्रिया को कुर्सी पर बिठाना है, उस पर रोशनी डालनी है और उससे केवल 2 तीखे सवाल पूछने हैं। अच्छा, और वो 2 सवाल क्या हैं? पहला सवाल क्या और दूसरा सवाल किसको। बस ये 2 सवाल। अरे, ये तो बहुत ही बढ़िया तरीका है। जासूस का काम सिर्फ ये देखना है कि इन 2 सवालों में से किसी एक का भी ठोस जवाब मिलता है या नहीं। बिल्कुल। अगर वाक्य की क्रिया से क्या या किसको का जवाब मिल जाए तो वो क्रिया सकर्मक कहलाएगी। मतलब कर्म के साथ। हाँ, सकर्मक का मतलब ही है कर्म के साथ, यानी क्रिया का असर किसी कर्म यानी ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। चलिए इसे एक क्राइम सीन के उदाहरण से समझते हैं। एक वाक्य है, चोर ने ताला तोड़ा। अब हमारी पूछताछ शुरू होती है। हमने क्रिया से पूछा क्या तोड़ा, और जवाब तुरंत मिलता है
ताला। हाँ, चूंकि हमें क्या का जवाब मिल गया तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। एक और सिंपल सा वाक्य लेते हैं, राम सेब खाता है। हमने पूछा क्या खाता है? जवाब मिला सेब। फिर से सकर्मक। ये तो बहुत सीधा सा गणित है। लेकिन हर बार जवाब इतना सीधा नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं। अगर जासूस के उन 2 सवालों का कोई जवाब ही ना मिले तो क्रिया अकर्मक होगी। मतलब इस क्रिया को किसी कर्म की जरूरत ही नहीं है। जैसे अगर हम कहें बच्चा रोता है। हाँ, अब इसमें पूछिए क्या रोता है, कोई मतलब नहीं बनता। किसको रोता है, इसका भी कोई जवाब नहीं है। तो रोना एक अकर्मक क्रिया हो गई। एकदम। इसके अलावा कुछ क्रियाएं तो अपनी बनावट से ही हमेशा अकर्मक होती हैं, जैसे हंसना, रोना, सोना, चलना, उड़ना, दौड़ना। मतलब इनके साथ कभी कोई कर्म जुड़ ही नहीं सकता। कभी नहीं। और यहीं पर एग्जामिनर सबसे बड़ा जाल बिछाते हैं। अक्सर बच्चों को लगता है कि वाक्य में जो भी शब्द क्रिया के अलावा है वो कर्म ही होगा। ये एक बहुत आम भ्रम है जो परीक्षार्थियों को फंसाता है। जैसे एक वाक्य अक्सर आता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। हाँ, और लोग जल्दबाजी में सोचते हैं पक्षी क्या उड़ते हैं, आकाश, और वो आकाश को कर्म मान लेते हैं। तो ये सकर्मक हो गया। नहीं, यही तो गलती है। ये गलती इसलिए होती है क्योंकि लोग वाक्य की संरचना नहीं समझते। हमें जासूस वाले सवाल फिर से पूछने चाहिए। पक्षी क्या उड़ते हैं? आसमान को तो उड़ाया नहीं जा सकता ना। हाँ, आसमान को तो कोई नहीं उड़ा सकता। तो फिर यहाँ आकाश की भूमिका क्या है? आकाश में महज एक जगह है, एक स्थान है। व्याकरण में इसे अधिकरण कारक कहते हैं। आसान शब्दों में समझें तो ये वो मंच या स्टेज है जहां काम हो रहा है। अच्छा, मतलब काम का असर आकाश पर नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल। उड़ने का असर आसमान पर नहीं पड़ता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कहें चोर सड़क पर दौड़ता है। सड़क कोई कर्म नहीं है, वो सिर्फ दौड़ने की जगह है। ये सच में आंखों से पर्दा हटाने वाला लॉजिक है। तो हमारी मास्टर चाबी तैयार है। क्या और किसको का जवाब मिले तो सकर्मक, ना मिले तो अकर्मक। एकदम सही। और अब जब ये मास्टर चाबी हमारे पास है तो हम वाच्य के असली फॉर्मूलों की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। अब हमें ये पहचानना है कि वाक्य का नियंत्रण किसके हाथ में है। मतलब वाक्य का बॉस कौन है। वाच्य का पूरा विज्ञान इसी बॉस की पहचान पर टिका है। हमें ये देखना होता है कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की, कर्म की, या फिर केवल एक भावना की। तो पहले फॉर्मूले से शुरू करते हैं। कर्तृवाच्य, इसके नाम से ही लग रहा है कि यहाँ कर्ता ही बॉस है। हाँ, इसमें कर्ता की ही मर्जी चलती है। इसके 2 बहुत ही सरल सूत्र हैं। पहला सूत्र, अगर कर्ता के तुरंत बाद ने लगा हो तो बिना कुछ सोचे वो कर्तृवाच्य होगा। जैसे राम ने दूध पिया। हाँ, यहाँ राम के ठीक बाद ने आ गया तो ये 100% कर्तृवाच्य है। कोई और दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल। और दूसरा सूत्र ये है कि कर्ता के बाद कोई भी कारक चिन्ह लगा ही ना हो। अच्छा, कोई चिन्ह ना हो। हाँ, जैसे राम दूध पीता है। यहाँ राम के बाद कोई ने या से नहीं है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी। मतलब राम सेब खाता है, सकर्मक है, और राम सोता है, अकर्मक है। पर दोनों कर्तृवाच्य हैं। बिल्कुल, क्योंकि दोनों में राम के बाद कोई चिन्ह नहीं है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि कर्तृवाच्य क्रिया की प्रकृति से नहीं बल्कि कर्ता की स्थिति से तय होता है। एकदम सही। अब दूसरे वाच्य की ओर बढ़ते हैं, कर्मवाच्य। यहाँ सत्ता पलट जाती है। अब बॉस कर्म बन जाता है। हाँ, अब नियंत्रण कर्म के हाथ में आ जाता है। इसका तर्क ये है कि काम का महत्व करने वाले से ज्यादा हो गया है। तो इसका जादुई सूत्र क्या है? इसका अचूक सूत्र है कर्ता के बाद से या के द्वारा का लगा होना और उसके साथ 100% सकर्मक क्रिया का होना। 100% सकर्मक, मतलब इसमें कर्म का होना अनिवार्य शर्त है। अगर सकर्मक क्रिया नहीं है तो कर्मवाच्य हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। अगर कर्म ही नहीं होगा तो कर्मवाच्य की इमारत किस पर खड़ी होगी? लेखपाल परीक्षा के नजरिए से एक उदाहरण लेते हैं। लेखपाल के द्वारा जमीन नापी गई। अब इस वाक्य को सूत्र पर कसते हैं। करता है लेखपाल, उसके बाद लगा है के द्वारा। अब जासूसी वाला सवाल पूछिए। क्या नापी गई? जवाब मिलता है जमीन, यानी सकर्मक क्रिया है। तो ये पूरी तरह कर्मवाच्य हो गया। ये सूत्र हर बार सटीक बैठता है। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत बड़ी शंका सामने रखना चाहूंगी। शुरुआत में हमने जिस वाक्य की बात की थी वही वाक्य जो सबसे बड़ा जाल है, मुझसे किताब पढ़ी नहीं जाती।
हाँ, ये वही जाल है जिसमें अच्छे अच्छे मेधावी छात्र उलझ जाते हैं। अब देखिए, इसमें नहीं लगा है, एग्जाम के प्रेशर में कोई भी इसे देखते ही भाववाच्य मान लेगा, क्योंकि अक्सर यही सिखाया जाता है कि नकारात्मक वाक्य भाववाच्य होते हैं। इसीलिए हमने मास्टर चाबी की बात सबसे पहले की थी। जब भी कोई ऐसा वाक्य सामने आए तो भावनाओं में बहने के बजाय सबसे पहले क्रिया का टेस्ट करना चाहिए। तो वाक्य है, मुझसे किताब पढ़ी नहीं जाती। चलिए फिर से जासूसी करते हैं। क्या पढ़ी नहीं जाती? जवाब है किताब। अरे हाँ, किताब तो कर्म है। और चूंकि क्या का ठोस जवाब मिल गया, इसका मतलब क्रिया सकर्मक है, और जहां सकर्मक क्रिया आ गई वहां भाववाच्य का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। मतलब भले ही उसमें नहीं लगा हो, वो कर्मवाच्य ही रहेगा। 100% नहीं का होना भाववाच्य की गारंटी नहीं है, क्रिया का अकर्मक होना असली गारंटी है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि शब्दों के बाहरी आवरण को देखकर तुक्का नहीं मारना है, लॉजिक लगाना है। बिल्कुल। और इस जाल से निकलने के बाद ये एकदम साफ हो जाता है कि आखिर वो तीसरा वाच्य कौन सा है जो नहीं के इर्द गिर्द घूमता है। भाववाच्य है। भाववाच्य सबसे ज्यादा भ्रमित करने वाला, लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला हिस्सा है। इसमें न तो कर्ता बॉस होता है और न ही कर्म। अगर इसे एक रूपक के जरिए समझें तो ये गाड़ी को न्यूट्रल गियर में डालकर एक्सीलेटर दबाने जैसा है। न्यूट्रल गियर, बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब इंजन चालू है लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। ना कर्ता के हाथ में स्टीयरिंग है, ना कर्म के। बस एक असमर्थता, एक लाचारी की स्थिति हावी है। बिल्कुल, ये असमर्थता ही भाववाच्य की आत्मा है। इसमें केवल भाव की प्रधानता होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका जादुई सूत्र है, कर्ता के बाद से लगा होना, 100% अकर्मक क्रिया का होना और ज्यादातर वाक्यों में नहीं का मौजूद होना। जैसे एक बहुत ही आम उदाहरण है, मुझसे अब चला नहीं जाता। इसे सूत्र में ढालते हैं, कर्ता है मुझसे, क्रिया है चलना, जो कि हमेशा अकर्मक है और साथ में नहीं लगा है। इसमें कोई कर्म नहीं है, बस चलने में एक असमर्थता का भाव है। एकदम। यह एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल पहलू भी है। कोई क्यों नहीं कहता कि मैं चल नहीं सकता, वो ऐसा क्यों कहता है कि मुझसे चला नहीं जाता? ये सोचने वाली बात है। जब कोई कहता है मैं चल नहीं सकता तो वो अपनी पर्सनल हार मान रहा है, लेकिन जब वो कहता है मुझसे चला नहीं जाता तो वो असमर्थता का दोष परिस्थितियों पर डाल देता है। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। भाववाच्यकर्ता को कटघरे से बाहर निकाल लेता है। इसीलिए बुढ़ापे में रोया भी नहीं जाता, जैसे वाक्यों में इतनी लाचारी छलकती है। यहां रोना अकर्मक है तो ये सीधा भाववाच्य हो गया। लेकिन एक सवाल और उठता है, क्या भाववाच्य का मतलब हमेशा नेगेटिव होना है? ये एक बहुत बड़ा मिथक है जिसे तोड़ना जरूरी है। ज्यादातर वाक्यों में नहीं होता है, लेकिन इसके कुछ सकारात्मक अपवाद भी हैं। बिना नहीं वाले भाववाच्य, वो कैसे संभव है? जैसे मान लीजिए कोई प्रस्ताव रखता है, चलो अब सोया जाए। इसमें तो कोई लाचारी नहीं है और ना ही नहीं लगा है। लेकिन हमारी मास्टर चाबी कभी झूठ नहीं बोलती। सोना कौन सी क्रिया है? क्या सोया जाए? किसको सोया जाए? कोई जवाब नहीं है, यानी अकर्मक क्रिया है। हाँ, और चूंकि यहाँ कर्ता या कर्म में से किसी की प्रधानता नहीं है, बल्कि सोने के भाव की प्रधानता है, इसलिए ये भाववाच्य ही होगा। नियम बहुत साफ है, नहीं दिखे तो सतर्क हो जाएं, लेकिन असली फैसला हमेशा सकर्मक और अकर्मक के टेस्ट के बाद ही करें। बिल्कुल सही। तो वाच्य के इन बड़े बड़े सूत्रों को हमने सुलझा लिया। वाच्य तो वाक्य का बॉस बदल देता है, लेकिन व्याकरण में कुछ ऐसे छोटे शब्द भी हैं जो वाक्य में कोई तोड़फोड़ किए बिना उसका पूरा का पूरा अर्थ और वजन बदल देते हैं। आप निपात की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, निपात। निपात अक्सर किताबों के अंत में पड़े रहते हैं, लेकिन परीक्षा में ये बार बार सामने आते हैं। निपात असल में वे शब्द हैं जिनका अपना कोई अलग अर्थ नहीं होता। तो इनका काम क्या है? इनका काम है वाक्य में किसी बात पर विशेष जोर, मतलब एम्फेसिस डालना। मैं इन्हें व्याकरण के मसाले कहना पसंद करता हूँ। व्याकरण के मसाले? हाँ, जैसे किसी डिश में अगर एक चुटकी तीखा मसाला डाल दें तो डिश तो वही रहेगी, लेकिन उसका पूरा स्वाद और तीखापन बदल जाएगा। निपात का लॉजिक भी यही है। बिल्कुल। अगर इन्हें वाक्य से हटा दें तो वाक्य का अर्थ नहीं बदलता, बस बात का वो जोर खत्म हो जाता है। तो प्रमुख निपात कौन कौन से हैं? इनकी लिस्ट बहुत छोटी है, जैसे ही, भी, तो, तक, मात्र, केवल, भर। ये वो छोटे शब्द हैं जो साधारण वाक्यों को हथियार में बदल देते हैं। चलिए इसे वाक्यों में परखते हैं। एक साधारण वाक्य है,
राम लेखपाल बनेगा। ये एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। अब इसमें थोड़ा मसाला मिलाते हैं। राम भी लेखपाल बनेगा। देखिए कैसे अर्थ का पूरा वजन बदल गया। भी निपात ने ये जोर डाल दिया कि बाकी लोग तो दौड़ में हैं ही, राम भी उस कतार में शामिल है। अगर भी को हटा दें तो व्याकरण के हिसाब से वाक्य एकदम सही रहेगा। हाँ, बस वो एक्स्ट्रा जोर हट जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। मुझे 10 रुपए चाहिए, ये एक सिंपल सी मांग है। लेकिन अगर कोई कहे मुझे मात्र 10 रुपए चाहिए, यहाँ मात्र निपात है। ये दिमाग में एक छवि बनाता है कि 10 रुपए बहुत ही मामूली रकम है। बिल्कुल। और एक बड़ा ही तीखा निपात है तक, जैसे उसने मुझे देखा नहीं, सामान्य बात है। लेकिन अगर कहें उसने मुझे देखा तक नहीं, अरे यार, तक ने जो इमोशनल वजन डाला है वो गजब का है। ये सिर्फ अनदेखी नहीं बता रहा, बल्कि भारी निराशा या आश्चर्य पर जोर दे रहा है। यही निपात की असली शक्ति है और परीक्षा में वाक्य शुद्धि के सवालों में ये बहुत काम आता है। वो कैसे? कई बार एग्जामिनर जानबूझकर वाक्यों में एक्स्ट्रा निपात लगाकर एरर बना देते हैं, जैसे वह केवल मात्र 10 रुपए लाया। यहाँ तो 2 निपात एक साथ आ गए, केवल और मात्रा। हाँ, और दोनों का काम एक ही तरह का जोर डालना है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक ही सब्जी में 2 बार नमक डाल दिया जाए। वाक्य गलत हो गया। परीक्षा में ऐसे फालतू शब्दों को पहचानने से बहुत नंबर मिलते हैं। एकदम सही। तो आज जिस तरह से हिंदी व्याकरण का विश्लेषण हुआ है, वो वाकई किसी गणित की क्लास से कम नहीं था। बिल्कुल। चलिए, इस पूरी चर्चा को उस 3 सेकंड के सूत्र में समेटते हैं। परीक्षार्थियों को बस 3 स्थितियां अपने दिमाग में जांचनी है। पहली स्थिति, अगर वाक्य है सीता ने गाना गाया, तो कर्ता के साथ ने दिखा, बिना कुछ सोचे कर्तृवाच्य पर निशान लगा दें। दूसरी स्थिति, अगर वाक्य है सीता के द्वारा गाना गाया गया, तो के द्वारा देखा और साथ में सकर्मक क्रिया को जांचा। ये सीधा कर्मवाच्य है। और तीसरी स्थिति, अगर वाक्य है सीता से रोया नहीं जाता, तो कर्ता के बाद से देखा, अकर्मक क्रिया देखी और नहीं देखा, बिना किसी शंका के ये भाववाच्य है। ये तार्किक तरीका एग्जाम के प्रेशर में न सिर्फ समय बचाता है, बल्कि पूरे अंक पक्के करता है। बिल्कुल, आपको बस सवाल से सही जवाब उगलवाना है। तो दोस्तों, ये सिर्फ नियमों को रटना नहीं था, ये उस लॉजिक को समझना था जिस पर भाषा काम करती है। इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार मैं आप लोगों के लिए छोड़ना चाहता हूं। वो क्या? आज हमने परीक्षा के नजरिए से निपात को समझा, उन छोटे शब्दों को जो बात पर जोर डालते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये निपात सिर्फ व्याकरण की किताबों तक सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे आसपास के माहौल, विज्ञापनों और राजनीतिक भाषणों पर ध्यान दीजिए। विज्ञापन बनाने वाली कंपनियां या राजनेता इन निपातों का कितनी चालाकी से इस्तेमाल करते हैं। जब कोई नेता कहता है हम ही विकास करेंगे, तो वो ही निपात के जरिए बाकी सबको खारिज कर रहा होता है। एकदम सही बात है। और जब कोई विज्ञापन कहता है कि ये ऑफर मात्र आज ही के लिए है, तो वो मात्र और ही का इस्तेमाल करके हमारे अंदर एक डर पैदा कर रहा होता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट। बिल्कुल। क्या ये कंपनियां और राजनेता हमारे दिमाग से नहीं खेल रहे? अगली बार जब कोई अपनी बात मनवाने के लिए इन व्याकरण के मसालों का इस्तेमाल करे ना, तो एक पल रुककर सोचिएगा, ये छोटा सा निपात आपके दिमाग पर क्या असर डाल रहा है। विचार जरूर कीजिएगा।